हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है प्रस्तावना, उद्देशिका या फिर जिसको आमुख भी कहते हैं, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ये वर्ड इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अभी हम PYQ डिस्कस करेंगे जो अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, लाइक यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में एंड यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो वहाँ ये वर्ड यूज़ किया गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उद्देशिका भी जिसे कहते हैं, क्या है इसको हम देखते हैं। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था भाई, पारित नहीं हुआ, प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। और उसी मतलब जो ये उद्देश्य है ना, उद्देश्य प्रस्ताव है, यही बाद में और विकसित होके हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना बन जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या था, जो उद्देशिका, जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया इन्होंने, जिसमें संविधान की एक निश्चित रूपरेखा थी, अर्थात संविधान का सार इसमें संक्षिप्त रूप से लिखा गया था। जो हमारा प्रियम्बल है या फिर हम प्रस्तावना जिसे कहते हैं ना, इसमें कहा जाता है कि संविधान का दर्शन निहित है, ठीक है, संविधान का दर्शन निहित है। तो ये क्वेश्चन भी याद आता है, आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हमारा संविधान लोकतांत्रिक होगा, संप्रभु होगा, किन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, न्याय की परिकल्पना कैसी होगी, क्या उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार होगा। तो संक्षिप्त रूपरेखा थी, ये उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था इस तरीके से, ठीक है। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। प्रस्तुत किया था उन्होंने दिसंबर 13 दिसंबर 1946 में, लेकिन ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 में। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाता है बाद में। जब भी हमें संविधान की भाषा संदिग्ध प्रतीत होती है या कोई भी हमें डिफिकल्टी लगती है तो हम प्रस्तावना की सहायता लेते हैं। तो ये देखिए, प्रस्तावना जो एक स्वतंत्र नहीं है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। इसका एक स्वतंत्र, मतलब ये स्वतंत्र नहीं है कि इसका एक कोई विधिक कानून बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बना सकते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं है। जब किसी कह सकते हैं ना, जो उद्देशिका होती है संविधान का भाग है, अभी पहले इसको भाग नहीं माना जाता था, अभी हम केसेस भी डिस्कस करेंगे। तो इसको संविधान का अभिन्न भाग माना जाता है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है। ये बात समझ आई, निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उद्देशिका का जो है कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है, इसको लागू भी नहीं किया जा सकता है और ना ही ये प्रवर्तनीय होता है, वाद योग्य नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसको आप ले जाके न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, प्रवर्तनीय होता नहीं होता है। जैसे हमारा नीति निदेशक तत्व होता है जिसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से जो प्रस्तावना है ये संविधान का दर्शन है और इसको आप लीजिए, इसको अभिन्न अंग मांगना गया है, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र विधिक कानून नहीं है, इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल होता है, नॉन इन्फोर्सेबल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाता है। जब भी हमें संविधान में कोई भी ऐसी चीज संदिग्ध लगती है, डाउटफुल लगता है, कंफ्यूजन होता है, तो हम दर्शन का प्रयोग करते हैं, जो कि दर्शन क्या है, प्रस्तावना है। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अभी आप देखोगे KM मुंशी ने इसको कुंजी पत्र या जन्म पत्र भी कहा है संविधान का, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना का मुख्य तत्व क्या क्या है। देखिए आपको पूरा प्रस्तावना याद होना चाहिए, क्यों? जो पीसीएस एग्जाम होता है, आरओ के एग्जाम होते हैं, उसमें ना अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था, सिक्वेंस पूछता है, क्रम वाइज पूछ लेता है, क्रम में अरेंज करिए। तो देखा जाए तो इसमें देखिए, पहले तो हम संविधान का स्रोत क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जैसे हम बोलते हैं ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा। तो ये पीपल ऑफ इंडिया क्या है, ये बोल रहा है कि जनता का शासन है, जनता यानी जनता ही सब कुछ है। तो जनता के लोग यानी जनता के मतलब हम भारत के लोग हैं, यानी जनता की बात की गई है। और यहाँ पे सार्वभौमिकता यानी लौकिक सार्वभौमिकता की बात कही गई है। तो ये अरेंजमेंट करने के लिए आ सकता है। संविधान का स्वरूप की बात करें तो इसके अंदर आपका स्वरूप कैसा है,
तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा यहाँ के लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, समता और बंधुता बनाए रखेंगे। इस तरीके से हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्वरूप कैसा है, ये तो उद्देश्य के अंदर आता है। स्वरूप कैसा है, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवर्ण, समाजवादी, सोशल, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणराज, रिपब्लिक। तो आपने ये पढ़ा होगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा यहाँ के लोग जो लोग हैं उनको न्याय में 3 बातें कही गई है। पूछा जाता है कि न्याय के अंदर कितनी बातें हैं, 3। न्याय में 3, हम 3 न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय नहीं है, ये याद कर लेना, धर्म की बात नहीं हो रही है। तो धार्मिक न्याय बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्रता के अंदर हम 5 स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता। किसके अंदर, हम स्वतंत्रता के अंदर 5 स्वतंत्रताएं पढ़ते हैं, ये भी पूछा गया है। उसके बाद पूछता है समता, यानी समानता में हम क्या पूछते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करते हैं। और बंधुता के अंदर राष्ट्र की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। तो ये आप देखेंगे, ये इसके अंदर आ जाता है। तो आप पढ़ेंगे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस से आपका उद्देश्य शुरू हो जाता है कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसके मीनिंग बता दूं मैं, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य मतलब देश की बात होती है। तो यहाँ जो राज्य है वो अपने आंतरिक और बाह्य जो निर्णय है वो खुद लेगा, किसी अन्य देश का कोई निर्णय इंटरफेरेंस नहीं होगा। समाजवादी मतलब यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, उनको सब कुछ सुविधाएं दी जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ, कोई भेदभाव ना हो। पंथ निरपेक्ष यानी हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा संविधान में कोई धर्म नहीं है, संविधान का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता के लिए जनता द्वारा शासन, आपने पढ़ा होगा। और गणराज्य मतलब गणराज्य हो गया। और न्याय का मतलब तो बता ही दिया, न्याय में आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर बोलने की, विचार करने की, विश्वास, धर्म और की उपासना करने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म मतलब आप अपना धर्म मान सकते हैं, इसमें राजनीतिक धर्म, कुछ भी धर्म हो सकता है। लेकिन अगर ये धर्म में कोई बुराइयां हैं ना, तो राज्य इंटरफेयर करेगा, आपको प्रस्तावना में दिया गया है। लेकिन ये राज्य इंटरफेयर करेगा अगर इसमें कुछ भी ऐसी कुरीतियां हैं, मान लीजिए जैसे सती प्रथा हो गया था, विवाह नहीं किया जा रहा था, सती प्रथा किया जा रहा था। तो ये सब कुरीतियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। और प्रतिष्ठा और अवसर दिया जाएगा, समता में 2 समानताएं बात की गई, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन अब कुछ कथन दिए गए हैं, थोड़ा वो पढ़ लेते हैं कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों की प्रतिनिधित्व करती है। किसने, अल्लादी ने कहा था, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, उद्देशिका हमारे स्वप्नों के और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उसकी अट्टालिका, उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक है, BR अम्बेडकर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पवित्र दस्तावेज है, ऐसा बोला था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं एक और अमेंडमेंट हुआ था। अभी हमने देखा ना कि सामाजिक, ये समाजवाद जो शब्द जुड़ा है हमारी प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये पहले नहीं था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले नहीं था, ये संशोधन किया गया था 1976 से या 1975 से पहले नहीं था। तो 42वां संविधान संशोधन जब होता है ना, तो पूछा जाता है कि हमारा संविधान जब हमारा देश जब बना था, हमारा देश आज़ाद हो गया था, उस टाइम हमारे प्रस्तावना में क्या क्या नहीं था। तो 3 शब्द नहीं था। ये कब जुड़ा था, 42nd अमेंडमेंट या 42वां संविधान संशोधन द्वारा। एक ही संशोधन हुआ है, याद होना चाहिए, 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसी क्रम में याद करना है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इससे आपको कुछ समझ आया कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। पहले कहा जाता था कि बेरुबारी जो केस था उसमें कहा गया था कि नहीं है, लेकिन जब केशवानंद भारती केस आता है 1973, तो उसमें संशोधन किया जाता है। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रख के।
मूल ढांचे के सिद्धांत को ध्यान में रख के, ठीक है। कुछ केसेस हम वो पढ़ लेते हैं कि इसी से रिलेटेड है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो एक केस था बेरूबाड़ी संघ मामला जो था 1960 में। यहाँ पर संप्रभुता को लेकर प्रश्न उठाया गया था और यदि किसी को भारत अपने क्षेत्र में सौंपता है तो प्रस्तावना के आधार पर उस समझौते को रद्द किया जा सकता है। मान लीजिए संप्रभुता मतलब क्या होता है कि जो अपना आंतरिक बाह्य क्षेत्र है जो उस पर किसी और का हक नहीं हो सकता, किसी को दे नहीं सकता। तो इसमें एक केस आया था बेरूबाड़ी केस जो जो बांग्लादेश से रिलेटेड है। तो क्या ये आप कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हो कि अगर भारत कोई अपना प्रॉपर्टी या कोई चीज़ दूसरे देश को दे रही है तो क्या इसको आप क्या करें, इसको इस रद्द किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा लिया गया निर्णय संप्रभुता के विरुद्ध जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि प्रस्तावना केवल एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती है और जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती है इसकी सहायता ली जा सकती है, परंतु यह न तो सरकार की शक्ति का स्रोत है और न ही उस शक्ति का किसी भी भांति निर्बंधित, नियंत्रित या संकुचित कर सकती है। तो आपने देखा प्रस्तावना के किसी पे निर्बंधन नहीं लगा सकते और ना ही इसको आप लेके चैलेंज कर सकते हो, तो इसलिए संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है। पहले ये बेरूबाड़ी केस में इसको संविधान का भाग नहीं माना जा रहा था और यह न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय तो अभी भी नहीं है लेकिन संविधान का भाग मान लिया गया है। यही बात क्या की गई थी कि 1967 यानी 1967 के केस था गोलखनाथ मामला जो था उसमें यही बात दोहरा दी गई थी, परंतु उस समय यहाँ पर एक जज थे जस्टिस मोहम्मद हिदामुद्दुल्ला, भी मैंने ऊपर बताया ना, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। किसने कहा था? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। फिर एक केस आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, हमेशा पूछा जाता है। 1973 में केशवानंद भारती केस जो सुप्रीम कोर्ट का था, केरल का मामला था, ने प्रस्तावना को संदिग्ध का अभिन्न मतलब संविधान का अभिन्न अंग माना। अब यहाँ पे चेंज हो गया, अब संविधान का अभिन्न अंग मान लिया और यह स्पष्ट किया कि हमारे संविधान में उद्देशिका का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान का निर्वचन उद्देशिका में निहित है, आदर्शों के आलोक में ही किया जाना चाहिए। और यह निर्णय दिया कि संसद की संशोधन करने की शक्ति अत्यंत व्यापक है, परंतु इसके मूल ढांचे के सिद्धांत तक सीमित किया जा सकता है। यानी जो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए, संविधान में संसद के पास संशोधन करने की पावर तो है, लेकिन वो ऐसा संशोधन नहीं कर सकता कि किसी के मूल ढांचे को बदल दे। तो मूल ढांचे में परिवर्तन करने के लिए उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। आर्टिकल 13 पढ़ रहे होगे, आर्टिकल 368 पढ़ रहे होगे, अभी मैं आगे दिखा रही हूँ आपको। तो प्रस्तावना में संशोधनी है, तो ये बात तो क्लियर हो गई, प्रस्तावना संशोधनी है, परंतु इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। और 42वां संविधान संशोधन जो आया था 1976 में, उसमें 3 शब्द जुड़े थे जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि समाजवाद, निरपेक्ष, अखंडता। जो केशवानंद भारती मामले में था, आर्टिकल 368 में के अंतर्गत उद्देशिका के आधार पर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर परिसीमन लगाई गई थी। यानी 368 जो शक्ति है संसद के पास संशोधन करने की, उसको उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, निर्बंधन लगाया गया कि जो मूल ढांचा है, चाहे वो मूल ढांचा मौलिक अधिकार का होता है या प्रियम्बल का, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका प्रस्ताव न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये भी बात है, यानी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, और डीपीएसबी भी नहीं होता है। संविधान का हृदय और आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को भीम अम्बेडकर राव ने। ये यहाँ पे मैं क्यों लिखवा रही हूँ, देखिए क्वेश्चन में आपके ये भी आ सकता है कि आर्टिकल 32 और प्रियम्बल, तो दोनों ऑप्शन आ सकता है। तो पूछेगा संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप किसको लगाओगे? अगर BR अम्बेडकर आता है तो आर्टिकल 32 को, संवैधानिक जो उपचार की बात की है। अगर नहीं वैसे आता है तो आर्टिकल आप प्रियम्बल लगाओगे, प्रस्तावना को लगाओगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी देखते हैं। प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, यानी जन्म पत्री जैसे होता है कुंडली ना, उसको बोला था। ये हमारा प्रजातांत्रिक संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली, KM मुंशी ने ऐसा बोला था, स्टेटमेंट भी आया। मूल ढांचे का सिद्धांत, अभी मैं तब से मूल ढांचे को बोल रही हूँ। तो मूल ढांचे का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था कि मूल ढांचा है क्या। संविधान की जितनी भी मौलिक चीज़ें हैं,
उनके भीतर का जो ढांचा है वो मूल ढांचा होता है। जैसे उदाहरण के लिए लोकतंत्र की बात करते हैं हम, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में आपका भ्रातृत्व, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, तो ये इन सब में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर इन सब में संशोधन हो रहा है ना, तब आप कह सकते हो कि संशोधन नहीं कर सकते। संविधान संसद के बाद तब पावर नहीं है मूल ढांचे में परिवर्तन के लिए। अगर मान लीजिए यदि ढांचा टूट गया तो पूरा पूरा संविधान बिखर सकता है। आप डेमोक्रेटिक के अंदर मैंने बताया ये फंडामेंटल राइट में आएगा, फंडामेंटल में प्रभुत्व, संपन्न, ये सब चीज़ें आएंगी, मूल पूरा संविधान ही टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति आर्टिकल 31 न्यायिक समीक्षा करता है, और 360 संविधान के संशोधन का अधिकार है। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया था। तो ये पूरा वो प्रोसेस है कैसे आया, ठीक है। अब गोलकनाथ में बताया ना मैंने, संविधान की मूल आत्मा कहा गया था उद्देशिका को, तो ये गोलकनाथ मामले में कहा गया था, ठीक है। और केशवानंद भारती केस में तो अभिन्न अंग मान लिया था। और जो एक और था बुम्बई, केशवानंद भारती के 1973 में हुआ था। और एक और केस था बुम्बई बनाम यूनियन संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, याद कर लेना। तो मुंबई बना यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 में हुआ था। इसमें संविधान को देशिका को संविधान का भाग माना था, और साथ में बोला था कि जो पंथ निरपेक्षता है वो संविधान का मूल लक्षण है। अभी क्वेश्चन हम देखेंगे ना तो उसमें ये आएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट था जो यहाँ पे मिस हो गया था, कि हमारे संविधान में एक और भी लिखा है लास्ट में, जब आप पढ़ेंगे ना कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, संपन्न, जब आप पढ़ोगे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय की बात करोगे, फिर आप करोगे स्वतंत्रता के बाद क्या करोगे, समता की बात करोगे, देन फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की बात करोगे ना, तो उसके लास्ट में दिया है ना, वो डेट दिया गया कि हमारा जो संविधान कब अडॉप्ट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्ट कब किया गया था, स्वीकृत किया गया था, तो ये पता होना चाहिए। और ये डेट मेंशन है 1949, क्वेश्चन भी आया है IAS के एग्जाम में। अब यहाँ पे आपको पूरा प्रियम्बल देखने को मिलेगा, पूरा आपको लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब की व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, तो यहाँ पे एक डेट था जब हमारा अडॉप्ट किया गया था संविधान, 26 जनवरी 1949 को, वो डेट लिखा रहता है जो कि यहाँ नहीं दिया, वही मिसिंग। और यहाँ पे आया, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जो कि 26 जनवरी 1949 को, और संविधान दिवस हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आपको पता चल गया कि हमारे संविधान में न्याय तो होती है, 3 होती है। प्रस्तावना में न्याय तीन न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार करने की, अभिव्यक्ति करने की, विश्वास करने की और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 समता की बात की, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता दी जाएगी, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज यानी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरा प्रियम्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना भी मैंने कराया ना उससे सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जुड़ा था 42nd अमेंडमेंट यानी 1976 में जुड़ा था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक ये था, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्म ये नहीं था, तो सी ऑप्शन सही था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो सी ऑप्शन सही था। बाकी सब अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष बाद में जुड़ा था। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या था, वही पूछा क्वेश्चन। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, IAS का क्वेश्चन, IAS का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। यानी मैंने बोला था ना, संविधान का दर्शन है आपका प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख जिसको कह सकते हैं, तो यही है। कैसे, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था नेहरू ने,
13 दिसंबर 1946 को। अब लागू हुआ था 22 जनवरी को ये पारित हो गया था, 22 जनवरी 1947 को। तो इसमें सभी के मत हैं। तो निर्माताओं के मत निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? तो हमारी उद्देशिका में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय कितने थी? 3। राजनीतिक, धार्मिक थी? नहीं, धार्मिक नहीं थे, आर्थिक न्याय की है। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? कि लोगों को वोट देने का अधिकार, राजनीतिक यही भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार, और पद जो नौकरियां हैं उसमें जाने का अधिकार उनको मिलेगा। फिर धार्मिक नहीं था, आर्थिक था, सैलरी बराबर एंड ऑल का। एंड फिर आता है समाजवादी न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। तो 3 वाला ये तो नहीं है, 3 नहीं है, ये पहला सही हो जाएगा। क्यों? स्वतंत्रता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना, बिलीफ, ये सब था ना। और समता, समानता जो थी, 2 समानता थी, एक तो प्रतिभा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता था, ठीक है। और भ्रातृत्व क्या था? और एक प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखिए क्रम पूछना है। हम भारत के लोग, पहले ही गलत है। जन्मवादी शब्द ही नहीं था हमारे प्रस्तावना में, तीनों में जन्मवादी है, कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन ही गलत है। सार्वभौमिक मतलब क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य था, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत किस रूप में घोषित किया गया था? एक सार्वभौम था, ठीक है, समाजवादी भी था, धर्मनिरपेक्ष था, और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक बोले तो एक ही बात है। तो सी ऑप्शन में करेक्ट। ओके, निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करना है कि सही शब्दों का विचारानुसार क्रम में लगाना है। जो सीक्वेंस है जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं उसी क्रम में लगाना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सार्वभौम, तो पहला सी। हम भारत के लोग, भारत को, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो यहाँ पे CADB जहाँ भी है सही हो जाएगा, CADB, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किसके संशोधन? एक ही संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, बाकी कोई संशोधन की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो देखिए इसमें मैंने बताया ना, संप्रभुता तो पहले से विद्यमान था, व्यक्ति की गरिमा पहले से विद्यमान थी, निजता तो पहले से ही है। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जुड़े थे, तो यही सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। वही क्वेश्चन है 42वें संशोधन, मतलब प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा कहाँ से? वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर अमेंडमेंट, या फिर वो सीक्वेंस से क्वेश्चन आएगा। तो पॉलिटी ऐसा है जिस स्कोरिंग होता है, अगर आपको सब याद हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है? एक ही है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1976 में तो 3 शब्द जोड़े थे, तो बंधुत्व तो पहले से ही था, संप्रभु भी पहले से था, समानता भी, लेकिन अखंडता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवाद जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे, और तो बाकी नहीं जोड़े गए थे। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, या उसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज करेगा, तो अंतर्गत्या उद्देशिका बना, ये बात तो सही है, बाद में यही विकसित होकर उद्देश्य वो प्रियम्बल बनता है।
उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बात भी सही है, इसको ले जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसका संशोधन नहीं है, इसका संशोधन नहीं है, संशोधन हो सकता है क्योंकि केशवानंद भारती केस में कहा गया था संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, तो ये गलत हो गया। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो हमारा देखिए हमारा 3 नहीं था, बाकी इसका कोई मतलब ये नहीं कि किसी इंटरफेरेंस करेगा कि उसको किसी को रद्द कर सके, इसका स्वतंत्र कोई विधिक कानून नहीं बना सकता, ये लागू नहीं किया जा सकता। तो ये 2 और 3 नहीं सही है, तो बाकी 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? देखिए यह लागू किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता, ये नॉन इन्फोर्सेबल होता है, प्रवर्तनीय नहीं होता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, ये बात तो सही है, लागू नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता नहीं, कोई नहीं, तो बी सही हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो एक ही संशोधन किया गया था 42वां 1976 में, तो जहाँ भी 42वां आ जाएगा वो कर लीजिएगा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, वही 42वां संशोधन द्वारा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सीधे लगने लगे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किसके संशोधन द्वारा? वही क्वेश्चन 42वां। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। कौन सा शब्द नहीं था? 3 ही शब्द नहीं होगा, एक तो अखंडता नहीं होगा, समाजवाद नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। तो समाजवादी शब्द नहीं है, पंथनिरपेक्ष नहीं है, अखंडता नहीं है, और ये तीनों ही नहीं है, तो 1, 2, 3 नहीं है, तो 1, 2, 3 नहीं है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अखंडता तो नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, और समाजवाद बाद में जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, ये शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, अब देखिए अभी मैंने बताया ना आमुख भी पूछता है, तो आमुख ही प्रियम्बल, प्रियम्बल इज उद्देशिका, उद्देशिका ये क्या है? प्रस्तावना है। कितने नाम हो गए? तो आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। हम प्रस्तावना क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या था? हमने बताया ना, न्याय, उद्देश्य में बताया, इसका स्वरूप बताया, इसका स्रोत बताया, स्रोत जनता थी, स्वरूप मैंने बताया, और उद्देश्य क्या था? न्याय देना, समानता देना, समता देना, अखंडता सुनिश्चित करना, बंधुत्व भावना रखना, एकीकृत जो करना, ये सब पढ़ा था ना। और स्वतंत्रता देना, न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये पढ़ा था ना हमने। तो सामाजिक आर्थिक न्याय, बात तो सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार के व्यक्ति की स्वतंत्रता, बात तो सही है, अवसर की समानता, ये भी उद्देश्य था, जबकि व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी उद्देश्य था। आई थिंक सभी चारों है, ठीक है, हमें और बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए कथनों में जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है, तो सही बताना है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही। और इसमें जो 42वां संशोधन 1976 हुआ था, उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य लाया गया था, तो ये बात भी सही है, तो दोनों कथन ही सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, लौकिक सार्वभौमिकता मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जनता, तो हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? एक ही जगह किया है, प्रियम्बल, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारतीय की संविधान या प्रस्तावना में किया है, संविधान की प्रस्तावना में किया गया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत जाना जाता है, ये जाना जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया में, मतलब सार्वभौमिकता के अंदर यूनिवर्सल जो होता है ना, कि यह सिद्धांत सभी व्यक्तियों को उनके मानव के अधिकार के समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होना चाहिए। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, वी द पीपल, ऐसे याद करते हैं सार्वभौमिकता, ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल धर्म ही, भारत राज्य में कोई धर्म नहीं है, यहाँ राज्य वो मतलब नहीं, राज्य यहाँ पे देश से मतलब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए संघीय शब्द नहीं है, यूनियन अगर देखें तो यूनियन कहाँ पे प्रयोग हुआ है? जब हम पार्ट्स पढ़ते हैं ना संविधान के भाग में, यूनियन शब्द का प्रयोग है, संघीय शब्द का नहीं। फेडरल और हमारी प्रस्तावना में तो है ही नहीं, तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है, फेडरल शब्द नहीं है, यूनियन शब्द का प्रयोग है।
अनुच्छेद 1 में प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 1 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? उद्देशिका नहीं है, देखिए, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, ये सभी हैं। डी, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की स्थापना डीपीएसपी में किया गया है, ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, जो हमने नीति निदेशक तत्व पढ़ी है, ठीक है, उसमें कहा गया है कल्याणकारी। भारतीय प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता तो कहीं नहीं दी गई है, ठीक है, तो यही नहीं है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है? सामाजिक न्याय बात की है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय की कहीं पे चर्चा नहीं की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो अभी देख लिया हमने। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अब 1900 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही नहीं थे। उक्त शब्द, ये सब तो पता नहीं क्या है, उक्त शब्द संविधान पहला सही हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उद्देशिका भी है, जबकि संवैधानिक उपचारों का जो आर्टिकल 32 है उसको अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, लेकिन अम्बेडकर जब आएगा तब हम आर्टिकल 38, वैसे तो हम उद्देशिका यानी प्रियम्बल के साथ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? मुंशी जी ने कुंडली बनाई है, ऐसे याद कर लो कि अब मुंशी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने माना था? भीमराव अम्बेडकर ने, BR अम्बेडकर, ठीक है। अब केसेस थोड़े आ गए ना। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं? बेरूबारी केस जो 1960 में आया था, उसमें सीधे बोल दिया था संविधान भाग ही नहीं है, संविधान का भाग ही नहीं है प्रियम्बल। फिर अपनी निर्णय में चेंज कर दिया। फिर गोलकनाथ आता है केस, उसमें भी बोल देता है इस तरीके से। तो बेरूबारी जो केस आया था उसमें वो संप्रभुत्व को लेकर हुआ था, जो संप्रभुता को लेकर, तो ये हो जाएगा। केशवानंद भारती केस तो 1973 में आया था, जिसमें तो अभिन्न अंग मान ही लिया था प्रस्तावना को। संशोधन भी हो सकता है ये माना था, लेकिन मूल सिद्धांत में नहीं परिवर्तन होगा। मूल ढांचे में बिना परिवर्तन के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? किस केस में था ये? एक और केस था बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1994 में जो केस हुआ था, उसमें बोला था कि धर्म निरपेक्ष जो है वो संविधान का मूल लक्षण है और संविधान का भाग भी है प्रस्तावना, ये बोला गया था। तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट। जबकि केशवानंद भारती केस में भी उद्देशिका का संविधान का भाग माना गया था, ठीक है, वो 1973 में हुआ था। जब ऑप्शन में वो नहीं है तो यही जाएंगे इसके साथ। निम्नलिखित विवादों में से किस सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? देखिए, बेरूबारी में तो बिल्कुल नहीं किया था, भोपाल में भी वही केस था और ये कोई केस था ही नहीं, हमने केशवानंद भारती विवाद में ही बोला था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। देखिए, एक तो मूल अधिकार में किया गया है, राज्य की नीति निदेशक तो मौलिक कर्तव्यों में किया गया है, आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसको व्याख्या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में, DPSP में और फंडामेंटल ड्यूटीज में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? मतलब दर्शन जो है तो संविधान की प्रस्तावना ही है। भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 3 प्रकार के न्याय, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, तो 3 प्रकार के। 2 प्रकार के क्या हैं? समानताएं हैं, समता है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और 1 प्रकार का बंधुत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नहीं, एक ही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। D ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक रूप में आर्थिक न्याय किससे बंद में किया गया? आर्थिक न्याय जो है वो हमारे उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किए गए हैं ना, आय का समान वितरण जो किया गया है, ठीक है। भारत की संविधान की जो उद्देशिका है संविधान का भाग है, ये तो है, संविधान का भाग है हमने मान लिया, लेकिन तो कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, विधिक प्रभाव, लेकिन
संविधान का भाग नहीं है, निर्वचन में वो कर सकती है, संविधान का भाग नहीं, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती भाग है संविधान, संविधान का भाग है, वैसा विधिक प्रभाव नहीं रखती जैसा कोई अन्य भाग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो ये बेटर ऑप्शन है। संविधान में दिया गया आमुख है, आमुख ही उद्देश्य का है, इसमें बोला है कि न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, यस। शासन करने उद्देश्य को लिखित करती है, बिल्कुल। संविधान की कानून और अर्थ निर्णय में सहायता करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन स्वतंत्र होकर नहीं करती, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन ही गलत है, कोई है ही नहीं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो वी आर डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है। सामाजिक समानता संविधान का प्रत्यभूत नहीं है। देश के सामाजिक समानता पहले ही विद्यमान थे, नहीं। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत थे, नहीं, ये तो गलत है, समानता नहीं। देश में सामाजिक समानता पहले ही विद्यमान नहीं, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है। तो संविधान में 14-18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्यभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो वी आर डन। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।